तो एक तरफ अस्पताल का कहना है कि जो मौतें हुई हैं 6 मौतें इनकी वजह स्वाइन फ्लू है, लेकिन सरकार ऐसा मानने को तैयार नहीं है। इसी बीच हम आपको कुछ एहतियात बरतने की सलाह देते हैं। किस तरह के एहतियात आपको बरतने चाहिए। स्वाइन फ्लू का वायरस हवा के जरिए फैलता है, इसलिए भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। घर से बाहर निकले तो अच्छे से N95 मास्क का इस्तेमाल करें। स्वाइन फ्लू से बचने के लिए साफ सफाई का ध्यान रखें। खांसते समय और छींकते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, उसे नष्ट कर दें। बाहर से घर आकर साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोएं। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। स्वाइन फ्लू के लक्षण वाले मरीजों के नजदीक जाने से बचें। हाथ न मिलाएं, लगातार हाथ धोते रहें। स्वाइन फ्लू के लक्षण सामान्य फ्लू की तरह ही होते हैं। सांस लेने में परेशानी हो और 3 से 4 दिन हाई फीवर हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। स्वाइन फ्लू होने पर घबराएं नहीं। टेमी फ्लू दवा से स्वाइन फ्लू पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इधर हल्द्वानी में एक बार फिर बेकाबू बस ने एक बच्चे को कुचल डाला। भाई बहन ट्यूशन जा रहे थे, तभी सितारगंज से हल्द्वानी आ रही बस की चपेट में आ गए। हादसे में भाई को मौके पर ही भाई की मौत हो गई। बहन गंभीर रूप से जख्मी है। इस हादसे के बाद इलाके में बवाल मच गया। गुस्साए लोगों ने जमकर पत्थरबाजी की। कोतवाल और सब इंस्पेक्टर को भी चोट पहुंची है इस हंगामे में। और राज्य में पहाड़ी व्यंजनों की दावतें देने के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गैरसैंण का मुद्दा उठाया। हरीश रावत ने गैरसैंण से मेरे मैत यात्रा की शुरुआत की और कर्णप्रयाग में रोड शो भी किया। जनसभा में डबल इंजन की सरकार पर खूब निशाना साधा। हरीश रावत ने कहा कि राज्य की जनता को छला जा रहा है और गैरसैंण के विकास का जो रोड मैप कांग्रेस सरकार में बना था उसे भी अब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। अब हरीश रावत के इस नए कार्ड के बाद राज्य की सियासत गर्मा गई है। गैरसैंण के साथ एक जबरदस्त खिलवाड़ हो रहा है। हमने सचिवालय के लिए 57 करोड़ रुपया मंजूर किया, 4 करोड़ रुपया हमने एजेंसी वेबकोर्स को दे दिया, तय करके सरकारी एजेंसी और जगह दे दी, सब कुछ दे दिया। इस सरकार ने मामले को उलझा दिया है। तो ये सरकार गैरसैंण विरोधी है। ये सरकार उत्तराखंडियत के विरोध में। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान एक बड़ा मुद्दा गैरसैंण था और अब लोकसभा चुनाव से पहले ही गैरसैंण का मुद्दा फिर से तेज होता दिख रहा है। हरीश रावत ने आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर सवाल खड़े किए, तो वहीं सीएम का कहना है कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है। हरीश रावत जी जो कुछ कर रहे हैं ये इनकी इंटरनल फाइटिंग है। वो एक दूसरे को दिखाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। न इसका जनता से कोई मतलब है, न इसका सरकार से कोई मतलब है। तो अजीब सी स्थिति है कांग्रेस में। अपने ही पार्टी के नेताओं को इनविटेशन देना पड़ रहा है इन्हें, अगर कोई रैली भी निकालनी है तो। और ये भी साफ नहीं कि कहां कौन रैली की अगुवाई करता दिखेगा। बीजेपी इस मौके का फायदा उठा रही है, हमले कर रही है, लेकिन बीजेपी की अंदर की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। एक तरफ तो सरकार निकायों को आत्मनिर्भर बनाने का दावा कर रही है, लेकिन दूसरी ओर राज्य के गैर भाजपाई मेयर सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। देहरादून में हुई बैठक में कांग्रेस मेयरों ने बगावत कर दी। नगर निकायों को कैसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाए, इसके लिए राजधानी में गढ़वाल मंडल के निकाय प्रमुखों को बुलाया गया था। सरकार की तरफ से खुद की तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे थे, लेकिन हरिद्वार में कांग्रेस की मेयर अनीता शर्मा ने बगावत कर दी और सरकार पर भेदभाव का गंभीर आरोप लगा दिया। मैं ये नहीं समझती कि भाई बीजेपी कांग्रेस सबको जनता ने जिताया है, तो जनता की जीत के जो आए हैं हम लोग, तो जनता के विश्वास पे ही आए हैं। और कुछ कार्य के जो भी कार्य है उनका करेंगे जरूर, क्योंकि अभी तो कोई सुन नहीं रहा था। अपनी जेब से ही खर्चा करके साफ सफाई में लगे हुए हैं, क्योंकि हरिद्वार इतनी ऐसी अच्छी नगरी है कि हरिद्वार से हर आदमी आता है। निकाय प्रमुखों के साथ ये बैठक बेहद अहम थी और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें सीएम त्रिवेंद्र रावत के साथ साथ शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक और सचिव भी पहुंचे थे। मगर कांग्रेसी मेयर के विरोधी तेवरों ने सरकार को बैकफुट में डाल दिया। जो निगम है उनमें मेयर को सीमित कर दिया गया था, बोर्ड को सीमित कर दिया गया था। अब हमने भी उनको उसका पूरा अधिकार दे दिया है कि
शासन में उनको आने की जरूरत नहीं पड़े। तमाम जो वित्तीय अधिकार हैं बोर्ड को दे दिए गए हैं। हम लोगों ने जब राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें मानी और उसके आधार पर निकायों को 3 गुना 2.5 गुना पैसा दिया। हमने भी कुछ कहा, राज्य सरकार की योजनाएं हैं कि आप अगर इनकम जनरेट करने की योजना बनाएंगे तो कुछ पैसा हम भी देंगे उसमें। तो इस प्रकार से निकायों को हमने पिछले 2 सालों में खड़ा किया है। वैसे निकायों में सत्ताधारी पार्टी की तरफ से भेदभाव नई बात नहीं है। ऐसे में अगर धरातल पर परिणाम चाहिए तो इस भेदभाव से तो कम से कम बाहर निकलना ही होगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए किशोर रावत की रिपोर्ट। और इसी बीच उत्तराखंड में आज 11 अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। इन 11 अधिकारियों में 6 आईएएस और 5 पीसीएस अधिकारी हैं, जिनके विभागों में फेरबदल किया गया है। आईएएस भूपाल सिंह मनराल से शासन ने शहरी विकास के निदेशक वापस ले लिया है ये पद। इसकी जगह पर आईएएस चंद्रेश कुमार को शहरी विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं आनंद स्वरूप को अपर सचिव कार्मिक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। पिथौरागढ़ के नैनीसैनी एयरपोर्ट से कल नियमित उड़ान शुरू होने वाली है और इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला प्रशासन ने हेरिटेज एविएशन, एटीएस, डीजीसीए और सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया। कल हेरिटेज एविएशन का 9 सीटर जहाज देहरादून से सुबह 9:30 पर उड़ान भरेगा। 50 मिनट के हवाई सफर के बाद नैनीसैनी पहुंचेगा। इसके बाद पिथौरागढ़ से पंतनगर के लिए 10:40 पर हवाई सेवा की शुरुआत होगी। पहली फ्लाइट होगी। हवाई सेवा को लेकर लोगों में इस कदर क्रेज बढ़ा है कि 25 जनवरी तक के सभी टिकट्स बुक हो चुके हैं। उड़ान योजना के अंतर्गत जो है देहरादून से पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ से पंतनगर और फिर वापसी का जो रूट है ये फाइनल किया गया है। इसमें संबंधित जो भी प्रक्रिया थी पूर्ण कर लिया गया है। डीजीसी के अनुमोदन के पश्चात जो है कल से 17 जनवरी से फ्लाइट का शुभारंभ हो रहा है। इसमें जो है सारी व्यवस्था का हम लोगों ने जायजा लिया है। और देहरादून पिथौरागढ़ हवाई सेवा पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुशी जाहिर की। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि मोदी सरकार की सोच है कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में उड़े। ये कल्पना अब साकार हो रही है। उड़ान का जो लक्ष्य था प्रधानमंत्री जी का कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में उड़े, मैं समझता हूं कि वो कल्पना साकार हो रही है। इधर रुद्रप्रयाग से खबर है। यहां अगस्त्य मुनि के पिल्लू गांव में भालू का आतंक। गांव में घुसकर भालू ने एक महिला पर हमला कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। गौशाला में महिला गई थी जिस पर भालू ने हमला किया। भालू ने महिला को बुरी तरह से घायल कर दिया है। घायल महिला के पेट में 50 और सिर में 10 टांके लगे हैं। जिला अस्पताल में फिलहाल महिला भर्ती है, इलाज चल रहा है। बड़ी खबर इस वक्त गौशाला गई थी महिला, जिस वक्त भालू ने उस पर हमला कर दिया। रुद्रप्रयाग से यह खबर है। अगस्त्य मुनि के पिल्लू गांव में भालू का आतंक। आज फिर एक महिला को भालू ने निशाना बनाया है। इधर चंपावत में भी भालू का हमला हुआ। यहां इंडो नेपाल सीमा से लगे डनगांव में भालू के हमले में एक शख्स घायल हो गया। घायल व्यक्ति अपने बेटे को लेकर जंगल में घास लेने गया था, जहां एक भालू ने बेटे पर हमले की कोशिश की। इस दौरान पिता ने भालू से संघर्ष किया, बेटे को बचा लिया, लेकिन संघर्ष के दौरान खुद बुरी तरह से घायल हो गया। फिलहाल घायल प्रीतम हल्द्वानी रेफर किया गया है उन्हें। श्रीनगर गढ़वाल में मौजूद 330 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजना की नहर से लगातार हो रहे रिसाव ने प्रभावित क्षेत्रीय जनता के दिन का चैन और रातों की नींद उड़ा दी है। वहीं 1 महीने बाद भी नहर से जारी रिसाव का नहर के चलते पानी में ट्रीटमेंट भी फेल हो रहा है। कोशिशों के बाद अब प्रशासन और जांच एजेंसियों को भी विद्युत उत्पादन रोकने के बाद ही इसका प्रभावी समाधान दिख रहा है। MDUJVN ने भी यहाँ का दौरा किया है और हमने भी एक टेक्निकल कमेटी बनाई है जो सभी इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि इस बांध का दोबारा से ये रिसाव क्यों होता है, इसकी दोबारा से टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तभी हम कोई डिसीजन दे पाएंगे। चलते पानी में इसकी इन्वेस्टिगेशन करना। हनी ट्रैप में फंसाकर बिल्डर से लूट की वारदात को अंजाम देने वाली महिला सहित 5 आरोपियों को दून पुलिस ने आज गिरफ्तार किया। आरोपियों से पुलिस ने लूट का माल सहित 2 तमंचे, 30,000 रुपए बरामद किए। इसमें अभी इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से जो ब्रेसलेट उन्होंने पहना हुआ था वो बरामद किया गया है। साथ ही साथ 2 तमंचे भी बरामद किए गए हैं।
इसमें ये चीज सामने आ रहा था कि ये नेक्स्ट एक ट्रांसपोर्टर को जो है टारगेट करने का प्रयास में थे। नैनी झील में आज फिर एक शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव की पहचान अल्मोड़ा निवासी बालम के रूप में हुई है। बालम पिछले 5 जनवरी से लापता थे। आज तल्लीताल क्षेत्र में शव झील में तैरता दिखा। जी, एक डेड बॉडी अभी मिली है। ये इसका नाम अभी इसके भाई ने शिनाख्त की है, बालम नाम है। ये कहीं बसंत होटल में काम करता था। 5 तारीख से मिसिंग थी। 12 तारीख को इन्होंने गुमशुदगी की तहरीर हमारे तल्लीताल थाने में दी थी। अब कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। रग्बी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। आज हम आपको रग्बी से भी ज्यादा रोमांचित कर देने वाले खेल के बारे में बताएंगे। गिंदी कौथिक नाम का ये खेल पहाड़ों पर खेला जाता है, जिसमें 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, बल्कि सैकड़ों खिलाड़ी एक साथ खेल सकते हैं। यूं तो देश में कई तरह की खेल प्रतियोगिताएं होती हैं, लेकिन गढ़वाल में होने वाला गिंदी का मैच सबसे अनोखा और रोमांचित कर देने वाला खेल है। पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर ब्लॉक के थल नदी और डाडा मंडी में मकर संक्रांति के दिन होने वाले इस मुकाबले में अनगिनत खिलाड़ी होते हैं, जो गेंद को अपने पाले में डालने के लिए एक साथ मैदान में जीत के लिए संघर्ष करते हैं। ऐसा हुआ कि जब औरंगजेब के आतंकवाद से लोग पहाड़ों की ओर पलायन हुए, तो राजस्थान से अधिकांश लोग जो है पर्वतीय क्षेत्र में आए और थल नदी और अजमेर नाम की उन्होंने 2 पट्टियां निर्धारित की। और उसके बाद चूंकि वहाँ भी ये मेला चलता था और उसी की तर्ज पर उन्होंने 1872 में थल नदी में गेंद मेला का प्रादुर्भाव किया। ये खेल दुनिया का पहला ऐसा खेल है जिसमें ना कोई रेफरी होता है और ना ही समय की कोई बाध्यता। चमड़े की गेंद से इस खेल को खेला जाता है, जो गेंद छमाड़ राम तिवाड़ी के ही वंशज बनाते हैं। खेल से पहले तिवाड़ी के वंशज गेंद की पूजा करते हैं। गेंद का वजन 5 किलो से लेकर 15 किलो तक रखा जाता है। गेंद में 4 हत्थे बनाए जाते हैं। परंपरागत हमारे जो शिल्पकार होते हैं वही इसको हर साल बनाते हैं और ये इसमें 4 कंगने हैं, 4 हत्थे हैं जिनको पकड़ करके चारों लोग खींचते हैं। बहुत आनंद हम इसमें लेते हैं और इस आनंद का हम ऐसा आपको बखान करें कि हम 1 साल इस मेले का इंतजार और प्रतीक्षा करते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में